हेलो, तेजस्वी केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक हिमांक अवनमन पढ़ेंगे। हम अनुसंख्यिकीय गुणधर्म पढ़ रहे हैं, उन्हीं में अगला अनुसंख्यिकीय गुणधर्म हिमांक में अवनमन को देखेंगे। तो देखिए, हिमांक शब्द से क्या अर्थ होता है या हिमांक की क्या परिभाषा होती है। तो जब हम द्रव को क्या करते हैं, जमाते हैं। जैसे पानी है, उसको फ्रीज में रखते हैं, तो आपको पता है पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होकर के किस में बदलेगा, बर्फ़ में, मतलब कि ठोस में बदलेगा। तो जिस ताप पर पानी की ये द्रव अवस्था व ठोस अवस्था ये एक दूसरे के क्या रहे, साम्य अवस्था में रहे, उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। हिमांक की परिभाषा हो जाएगी वह ताप जिस पर द्रव व ठोस अवस्थाएं एक दूसरे के क्या रहे, साम्य अवस्था में रहती हैं, उसको अपन क्या, उस ताप को क्या कहते हैं, हिमांक। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब व ठोस का वाष्प दाब क्या हो, बराबर हो। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब बराबर होगा, उस ताप को हम क्या बोलेंगे, हिमांक ताप। और इस ताप को हम क्या बोलेंगे, हिमांक कहेंगे। तो हिमांक की परिभाषा दो तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो कि द्रव व ठोस दोनों ही अवस्था एक दूसरे की साम्यावस्था में हो, या फिर द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब होता है वो एक दूसरे के बराबर हो, उस ताप को हम क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। तो हिमांक की परिभाषा होगी वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव का हिमांक कहते हैं। अब देखिए, हमें पढ़ना है हिमांक में अवनमन। तो हम हिमांक में अवनमन को समझते हैं। जैसा कि हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में पढ़ा था कि जो अवाष्पशील विलय होता है, विलय एक तो विलयन का वाष्प दाब होता है, वो विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। इसे हम दोबारा समझते हैं। जैसे कि हमने ये कोई एक क्या ले रखा है, शुद्ध विलायक ले रखा है। ये शुद्ध विलायक है और इसको शुद्ध विलायक को गर्म जब हम करते थे तो इसमें क्या बनती थी, वाष्प बनती थी। ये वाष्प बन रही है इतनी सारी, उसका हर एक अणु, यहाँ पे स्थित हर एक अणु क्या बना रहा है, वाष्प बना रहा है। वो वाष्प है जो इस पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। अब मान लीजिए इस शुद्ध विलायक में हमने अवाष्पशील विलय मिला दिया है। अवाष्पशील विलय का अर्थ है कि जो विलय है वो वाष्प नहीं बनाएगा, वाष्प केवल किसकी बनेगी, विलायक। तो हमने अवाष्पशील विलय मिला दिया है, तो ये अवाष्पशील विलय है। तो अब यहाँ पे देखिए, वाष्प तो किसकी बनेगी, केवल विलायक की बनेगी। अब सतह, जो वाष्पीकरण है वो एक सतही प्रक्रिया है। सतह पर इस विलय के अणु आने के कारण इस बार जो वाष्प है वो क्या बनेगी, कम बनेगी। अब वाष्प कम बन रही है तो वाष्प दाब भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हम विलायक की बात करें तो विलायक में जो वाष्प दाब होता है अधिक होता है, जबकि विलयन में, ये अवाष्पशील विलयित विलयन है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है ये कम होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा और जो विलयन है, क्योंकि विलयन में अवाष्पशील विलय आ गया है इसलिए इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। अब इस जो शुद्ध विलायक और विलयन, इन दोनों को ही हम मान लीजिए इनको फ्रिज के अंदर रख के इनको जमाएं, तो देखिए इसका वाष्प दाब अधिक है। तो वाष्प दाब अधिक होने के कारण जो इसका हिमांक है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। जबकि यहाँ पर इसका वाष्प दाब कम है, तो वाष्प दाब कम होने के कारण इसका हिमांक भी क्या होगा, कम होगा और ये आसानी से जम जाएगा। इसको हम समझ सकते हैं कि हम क्या ले लें, समान पानी ले लें, एक तो पानी ले लें, शुद्ध विलायक ले लें, और एक पानी में क्या मिला लें, नमक या चीनी ले लें, चीनी घोल लें, तो विलयन बन जाएगा वो।
अब पानी को भी हम जमाएं और विलयन है उसको भी फ्रीज में जमने के लिए रख दें। तो हम देखें कौन पहले जमेगा, तो कौन पहले जमेगा, हमेशा विलयन है वो पहले जमेगा और जो शुद्ध विलायक है वो बाद में जमेगा। मतलब विलयन का हिमांक क्या होता है, कम होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो हिमांक में अवनमन की परिभाषा हो जाएगी कि अवाष्य विलययुक्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम होता है। इसे ही क्या कहेंगे, हम हिमांक में अवनमन कहेंगे। हिमांक में अवनमन को समझने के लिए हमने वाष्प दाब और ताप के मध्य क्या बना रखा है, एक ग्राफ खींच रखा है। इसमें ये देखिए, ये ऊपर का ये वाला ग्राफ है, ये है शुद्ध विलायक के लिए, BC ग्राफ किसके लिए है, शुद्ध विलायक के लिए। जबकि जो DE ग्राफ है वो किसके लिए है, विलयन के लिए, और ये ठोस का है उसके हिमांक का। तो यहाँ पे देखिए जो शुद्ध विलायक है वो इस B बिंदु पर, जहाँ की इसका जो ताप है वो ताप दिखा रखा है TF0, ये है इसका हिमांक। शुद्ध विलायक के लिए जो हिमांक है वो कितना है, TF0, जबकि जो विलयन है उसके लिए जो इसका हिमांक है D बिंदु पर वो है TF। तो हिमांक में अवनमन, इस ग्राफ से हम हिमांक में अवनमन को निकालेंगे। तो हिमांक अवनमन, और ये बराबर हो जाएगा TF0 मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस TF विलयन का हिमांक। और हिमांक में अवनमन को दिखाते हैं डेल TF से, F मतलब फ्रीजिंग है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल TF बराबर हो जाएगा TF0 माइनस TF। तो ये है हिमांक में अवनमन। अब इस ग्राफ से हमें एक और चीज़ पता चल रही है, ग्राफ से कि जो डेल TF है वो समानुपाती होता है डेल P की। इस डेल P के, ये क्या है, वाष्प दाब में अंतर के। अगर मान लीजिए हमें इसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और इसको मान लें विलयन का वाष्प दाब P, तो इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और इस वाष्प दाब के अंतर के बराबर होता है ये हिमांक में अवनमन, इसके समानुपाती होता है। तो ग्राफ से हमें प्राप्त हो गया कि डेल TF समानुपाती होता है डेल P। अब हमने राउले का नियम पढ़ रखा है, तो राउले के नियम से, और राउले का नियम ये कहता है कि जो वाष्प दाब में अवनमन होता है वो विलय के मोल भिन्नों के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती होगा, विलय के मोल भिन्न के। और यहाँ x भी क्या है, विलय के मोल भिन्न। तो हम लिख सकते हैं x भी बराबर के मोल भिन्न। तो इस डेल P समानुपाती x भी, इस डेल P का मान हम इस सूत्र में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल TF समानुपाती x b। और जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर और साथ में एक नियतांक, तो बराबर KXB। अब देखिए एक्स भी क्या है, मोल भिन्न है, और मोल भिन्न हम बराबर क्या होता है, तो मोल भिन्न यहाँ पे किसके हैं, ये एक्स भी विलय के मोल भिन्न। तो विलय के मोल भिन्न क्या होंगे, विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल। और विलयन ए और बी विलायक और विलय से मिला हुआ है, विलायक ए है तो Na प्लस Nb। अब मोल जो विलय है उसके मोल विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार। तो विलय की ग्राम में मात्रा Wb बटा अणुभार Mb बटे ऐसे विलायक की ग्राम में मात्रा Wa Ma प्लस Wb Mb। इस जो मान है इस मान को हम रख दें, इस जो डेल XV का मान है ये, इसको डेल TF वाले फॉर्मूले में रख दें। तो डेल TF बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल TF बराबर हो जाएगा K और फिर XV का मान WB MB बटा WA MA प्लस WB MB। अब देखिए इस वाले तनु विलयनों के लिए हम अगर रावले के नियम की बात करें तो जो तनु विलयन होते हैं उसमें हमें पता है कि
तनु विलयन में क्या होता है, विलय क्या होता है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलय के कम होने के कारण हम इस सूत्र में ये हर वाला पोर्शन है इसको क्या मान सकते हैं, हर वाले पोर्शन में ये WB/MB विलय के मोल हैं, इनको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे तनु विलयनों के लिए WB/MB बहुत कम होता है WA/MA विलायक के मूल से। तो अब हर वाला भाग इसमें क्या हुआ, हर वाला भाग है वो क्या हो गया, नगण्य हो गया। तो ये क्या बचेगा, डेल TF बराबर K WB/MB बटा WA/MA। तो हम लिखेंगे TF बराबर डेल TF बराबर हो जाएगा K WB/MB WA/MA। और इसको लिख सकते हैं डेल TF बराबर K WB/MB इंटू MA/WA। इसी सूत्र में देखिए ये जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, ये WB/MB इंटू WA ये वाली चीज़ है, ये है मोललता M। क्योंकि मोललता होती क्या है, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिखेंगे, मोललता। और जो ये K और MA हैं ये आपस में K एक स्थिरांक है, इसका मान निश्चित है, MA विलायक का मोलर द्रव्यमान है, ये भी एक स्थिर होता है। तो ये दोनों मिलकर के एक नया स्थिरांक बना लेते हैं और वो होता है KF। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल TF बराबर KF इंटू M मोलर था तो, और KF होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक और M विलयन की मोललता। तो ये सूत्र भी हमें ध्यान रखना है, डेल TF बराबर KF इंटू M। अब हम ज्ञात करेंगे कि हिमांक अवनमन व आवासशील विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है। तो आइए देखिए, तो देखिए अभी हमने निकाला था कि डेल TF बराबर क्या होता है, KF इंटू M और M क्या होती थी, विलयन की मोललता। तो मोललता बराबर होता है विलय की ग्राम्य मात्रा बटा विलय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा इंटू 1000। ये है मोललता का सूत्र। तो इस सूत्र को हम M की जगह रखने पर, ये M का ही अर्थ मोललता होता है, तो डेल TF बराबर हो जाएगा KF इंटू WB/MB इंटू WA इंटू 1000। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हिमांक का अवनमन और अणुभार में संबंध, या फिर हम कहें तो हमें अणुभार का मान ज्ञात करना है। MB का विलय के अणुभार का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, MB को इधर ले जाएं, मतलब तो MB बराबर KF, MB जैसे इधर जाएगा तो डेल TF इधर आ गया बटा डेल TF इंटू WB/WA इंटू 1000। तो ये है आवासशील विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। और इस सूत्र पे कई सवाल आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें देखिए KF तो क्या है, मोलल
हिमांक स्थिरांक, इसका मान आपको दिया होगा सवाल में। डेल टी एफ हिमांक में अवनमन, इसका मान आपको डायरेक्ट भी दे सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिया शुद्ध विलायक है उसका हिमांक दे दें और विलयन का हिमांक दे दें, तो आपको जब कैसे याद करना पड़ेगा, डेल टी एफ नॉट माइनस डेल टी एफ, इस वाले सूत्र से हमें हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है। डब्ल्यू बी विलेय का भार, डब्ल्यू ए विलायक का भार, तो ये विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र, जबकि हमें क्या दे रखे हो, हिमांक में अवनमन दिया हुआ हो। तो देखिए के एफ यानी कि मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक व विलायक की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के में संबंध। तो वार्नटाफ ने के एफ और विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के मध्य संबंध बताया है, और वो ये है कि के एफ बराबर होता है एम ए आर टी एफ इसका स्क्वायर बटा डेल एच इंटू 100। यहाँ पर जो एम ए है वो है विलायक का अणुभार, आर गैस स्थिरांक है, टी एफ विलायक का हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और डेल एच है वो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये वार्नटाफ का सूत्र है, गुप्त ऊष्मा और के एफ के मध्य संबंध। अब देखिए हिमांक में अवनमन में किस प्रकार से सवाल आता है, आइए हम एक सवाल करके देखते हैं। तो देखिए हमें ये सवाल दे रखा है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया है। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है और नेफ्थलीन के लिए केएफ का मान दे रखा है 6.8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू बी, क्योंकि हम 25 ग्राम सल्फर को घोला मतलब डब्ल्यू बी है ये, तो 25.6 ग्राम। डब्ल्यू ए हो गया किसमें घोला, नेफ्थलीन में, तो 1000 ग्राम क्या हो गया डब्ल्यू ए। हिमांक में अवनमन मतलब डेल टी एफ का मान दे रखा है 0.68 केल्विन, और क्या करना है सल्फर का अणुसूत्र, और नेफ्थलीन के लिए के एफ भी आपको दे रखा है 6.8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब अणुसूत्र याद करने के लिए पहले हमें देखिए जो सल्फर है उसका अणुभार पता होना चाहिए, और अणुभार से ही हम पहचान करेंगे कि उसका अणुसूत्र क्या होगा, मतलब एम बी का मान ज्ञात होना चाहिए। एम बी बराबर क्या है, तो एम बी का मान ज्ञात करने के लिए हम एम बी का सूत्र लिखेंगे। एम बी बराबर होता है के एफ बटा डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू ए इंटू 1000। के एफ का मान अपन को दे रखा है 6.8, टी एफ का मान 0.68 इंटू डब्ल्यू बी का 25.6 बटा 1000 इंटू 1000। तो 1000 से 1000 कट जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट, दो संख्याओं के बाद में पॉइंट है, 2 पॉइंट कट जाएंगे। 68 से 68 कट जाएगा, बचेगा क्या 256। मतलब जो अब सल्फर है, सल्फर का अणु है उसका द्रव्यमान कितना है 256 है, उसका मोलर द्रव्यमान 256 है। हमें पता है कि एक सल्फर होता है उसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 32 होता है। अब कितने सल्फर होंगे, तो मान लीजिए हमने मान लिया कि एक्स सल्फर है, कितने हैं एक्स सल्फर है, तो एक सल्फर का 32, तो एक्स सल्फर का 32 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 256। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 256 बटा 32, और ये इससे कट जाएगा 8 बार, मतलब सल्फर के कितने अणु हैं उसमें 8 अणु हैं। अब 8 अणु हैं तो कौन सा सल्फर का अणुसूत्र क्या हो जाएगा S8। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा S8 सल्फर मौजूद है। तो देखिए ये था हमारा हिमांक में अवनमन।